तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर आज एवोल्यूशन। ओके। सो सबसे पहले एवोल्यूशन पढ़ने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि जो चेंजेस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन उसको वेरिएशन बोला जा रहा है। इस वेरिएशन की वजह से एडाप्टेशन आता है। और एडाप्टेशन मतलब क्या होता है? आसपास के इन्वायरमेंट में खुद को ढालना, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक है। तो जैसा चेंजेस होगा वो चेंजेस किस आधार पर होगा? जैसा चेंजेस आसपास के हमारे इन्वायरमेंट में होगा वैसा ही चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है। इस चीज को एडाप्टेशन बोला जाता है। ठीक है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना इज कॉल्ड एडाप्टेशन करना। ठीक है। अच्छा, एडाप्टेशन की वजह से धीरे धीरे करके एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। ठीक है। उसके अंदर और भी चेंजेस आते हैं और उसको इससे एक नई स्पीशी बन जाती है। ठीक है। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। मतलब अगर मैं बोलूं कि एवोल्यूशन का कारण क्या है तो आप बोलोगे कि एवोल्यूशन का कारण है एडाप्टेशन। ठीक है। और एडाप्टेशन का कारण क्या है? तो एडाप्टेशन का कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेरिएशंस के थ्रू होता है। ठीक है। मतलब वेरिएशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस सब कनेक्टेड है आपस में। मतलब मैं अगर पूरा एक सीक्वेंस लिखूं, एक मिनट को, मैं सीक्वेंस लिखूंगा सारी चीजों का तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आए। ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा होगा और जेनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, है ना? और उस वेरिएशन की वजह से एडाप्टेशन आया। बात समझ में आ रही? और एडाप्टेशंस की वजह से एवोल्यूशन हुआ। मतलब एवोल्यूशन का कनेक्शन इसके पहले चैप्टर्स के साथ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ भी है, जेनेटिक्स के साथ भी है। ठीक है। ओके। अब देखो एवोल्यूशन से होता क्या है, तो इट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इससे नई स्पीशीज बनती है। ठीक है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है, डार्विन ने भी यही कहा था। ओके। अब इसमें कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में क्या कहता है देखो, तो एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी जो है एक थियरी है फिजिक्स में, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स था वो एक मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर था, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर था छोटा सा। ठीक है। और उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, मतलब बहुत ज्यादा वो डेंस था, उसकी उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था। कम एरिया में उसका मास बहुत ज्यादा था। ठीक है। कम वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी हाई होगी, बहुत हाई, मतलब हाई क्या, इनफाइनाइट डेंसिटी है। ठीक है। मतलब उसको आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा डेंस है वो, कितना ज्यादा डेंस होगा वो। ठीक है। इट एक्सप्लोडेड विगरसली, वो अचानक से फटता है। ठीक, और फटता है तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आसपास सभी जगह, यहाँ पे कुछ भी नहीं था वो सब कुछ बनने लगता है। अब उतना फिजिक्स हमको नहीं पढ़ना। ठीक है। मतलब ये फैलने लगता है जिससे जिसकी जिसकी वजह से इसकी एंट्रोपी बढ़ने लगती है। एंट्रोपी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा होगा। ठीक है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी आज तक बढ़ रही है। ओके। सो व्हेन दीज पार्टिकल्स कूल डाउन, जब ये पार्टिकल्स जो हैं ठंडे हुए, ठंडे होने से उनसे क्या बना? गैलेक्सीज बनी। ठीक। और जैसे हमारी जो गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, इसको हम लोग हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है। तो ये सब बने होंगे, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज बने हमारी। मिल्की वे गैलेक्सी की जो पास वाला गैलेक्सी उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी ने एज ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन दे रखा है। अभी ये शायद एनसीईआरटी ने इसको ठीक किया है, 13.5 बिलियन हो गया है। एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा आपको कि नया एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कितना है। तो 13 या 13.5 बिलियन अभी इसका एग्जैक्ट एक्चुअल में यही सही है। बट पुरानी एनसीईआरटी में, आपकी भी एनसीईआरटी में भी, इनफैक्ट लास्ट ईयर की एनसीईआरटी में भी यही लिया दिया था 20 बिलियन ईयर्स। ये जस्ट अभी 2 महीने पहले चेंज हुआ है, 13.5 वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्टली क्या है इसकी वैल्यू, 13 या 13.5 नई एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है। तो एज ऑफ यूनिवर्स इतना है। ठीक है। बट क्वेश्चन वगैरह आपको पीवाईक्यू में 20 वाला ही मिलेगा। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा है, इसमें बस ये लिखा है कि सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है। तो सोलर सिस्टम के लिए जो हाइपोथेसिस है उसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। सन के बारे में यहाँ बताया गया कि सूरज जो है वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ मास ऑफ गैसेस, गैस का मास था मतलब बहुत सारे गैसेस वहां पर इकट्ठा होकर रखे थे और वो आपस में जमा थे, कंडेंस से इकट्ठा थे। ठीक है। और जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं वो पेरीफेरी में थे, मतलब सेंटर के साइड में यहाँ पर सूरज वाला पोर्शन रहा होगा और इसके चारों तरफ किनारे किनारे में जो एस्टेरॉइड्स और ये सब जो आगे चलकर एस्टेरॉइड्स बने, प्लैनेट्स बने, सैटेलाइट्स बने, ये सारे रहे होंगे, अर्थ भी यहाँ पर रहा होगा। ऐसा इस हाइपोथेसिस का मानना है, इसका कोई खास प्रूफ अपने पास नहीं है। ठीक है। सेंटर ऑफ दिस सिस्टम वाज कॉल्ड नेबुला, इसी सेंटर का नाम नेबुला रखा गया था। ठीक है। नेबुला कूल डाउन, ये नेबुला क्या होता है? ठंडा होता है।
टू फॉर्म द सन, इससे सन बनता है, ठीक है। एंड द कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। सन से ही वर्ड आया सोलर, तो यहां से सोलर सिस्टम बनता है। सो द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड बाय द नेबुलर हाइपोथेसिस। इससे क्या होता है, नेबुलर हाइपोथेसिस हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। एज ऑफ अर्थ कितना है, ये एनसीईआरटी में जो गिवन है वही है अभी भी, 4.5 बिलियन। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है यहाँ तक, ओके। चलो आगे बढ़ो। तो ये सब याद कर लेना। फर्स्ट गैस कौन सा बना धरती पर, तो हाइड्रोजन बना और हीलियम बना, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 और 2, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर कुछ और भी एनसीईआरटी के टर्म्स है, जैसे स्टेलर डिस्टेंस, ये क्या होता है, तो स्टेलर डिस्टेंस का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो स्पेस में मेजर करने के काम आता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये सन है और ये अर्थ है, तो सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्टेलर डिस्टेंस। मतलब उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, स्टेलर डिस्टेंस। लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है, ऐसे डिस्टेंस को हम स्टेलर डिस्टेंस, जो हम लोग जहां मतलब स्पेस में जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सब कुछ स्टेलर है। तो आपने मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, ठीक है। तो स्पेस में जब मूवमेंट करते हैं, इंटर मतलब बीच में, स्टेलर मतलब सितारों के बीच या आसमान में, आसमान नहीं, स्पेस में जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, उसी बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर्ड इन स्पेस, स्पेस इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर्स। का यूनिट का नाम क्या है, लाइट ईयर्स, ठीक है। अब ये लाइट ईयर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज चला जाए, यहाँ से कोई डाउट होगा तो बोलना। देखो लाइट ईयर, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब याद रखना लाइट ईयर, ईयर मतलब टाइम का यूनिट नहीं है, ये क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हुए कहीं आगे जा रही है, मान लो लाइट ही है, लाइट यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, मेरे घर से, और वो 1 साल में कितनी दूर तक जा सकती है, ठीक है। तो जितनी दूर तक वो जाएगी उस दूरी को मैं बोलूंगा लाइट ईयर। तो लाइट के द्वारा 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो लाइट की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, मान लो ऐसा, तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो 1 साल में वो कितनी दूर तक पहुंचेगा, उस दूरी का नाम है लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर एक दूरी का नाम है, ठीक है, याद रखना, ओके। आगे बढ़ जाओ। और एक बात, एनसीईआरटी ने और भी कुछ चीजें लिखी है, मैंने सिंपल करके यहाँ लिखवाया था। तो व्हेन वी लुक एट स्टार्स, जब हम स्टार्स पे देखते हैं या प्लैनेट को देखते हैं स्पेस में, कोई किसी भी सितारे को आप अभी रात के टाइम देखोगे या प्लैनेट्स को देखोगे, कोई भी ग्रह को देखोगे, ठीक है, तो एक्चुअली आप उसको प्रेजेंट में नहीं देख रहे हो, वो आप उसको पास्ट में देख रहे हो। जैसे अभी हमारी क्लास लाइव चल रही है, तो आप और हम लाइव चल रहे हैं बिल्कुल, है ना, 1 सेकंड का लेट भी नहीं चल रहा, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे चल रहे हो। लेकिन अगर आप किसी स्टार को देख रहे होगे इस वक्त आसमान में, तो वो प्रेजेंट का स्टार नहीं होगा, वो पुराने जमाने का स्टार होगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होगा, सोचो कि तुम यहाँ पे अर्थ पे हो, ठीक है, और ये एक स्टार है यहाँ पर। अब इस स्टार से लाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है, और चलते चलते अर्थ पर उसको आने के लिए 5 साल लग रहे हैं। तो साल लग रहे हैं, 5 साल। मतलब इस स्टार से अर्थ की दूरी कितनी है, 5 लाइट ईयर्स, ठीक है। लाइट को 1 साल में जितना दूरी तय तय करना होगा उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। इसको 5 साल लग रहे हैं धरती तक आने में, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 5 लाइट ईयर्स। मतलब आज के दिन, आज कौन सा दिन है, आज है 1 दिसंबर 2025, ठीक है। तो आज के दिन अगर इस स्टार से लाइट निकलेगी, तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते इसको कितने साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। मतलब ये कब आएगी हमारे पास, आज जो लाइट निकली होगी उस स्टार से, तो वो हमारे पास आएगी 1/12/2030 को, ठीक है। मतलब 5 साल के बाद आपको वो लाइट नजर आएगी। मतलब आज जो लाइट आप देख पा रहे हो आज के दिन, वो लाइट अगर आप आज के दिन देख रहे हो तो वो कब की निकली होगी लाइट, बताओ। वो निकली होगी एक, मतलब 1 दिसंबर 2020 के दिन, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 के दिन जो लाइट निकली थी उस स्टार से, वो आज जाकर हमारे पास आ रही है। मतलब हम एक प्रकार से पास्ट के लाइट को देख रहे हैं, है ना। और उस पास्ट के लाइट से तो आप, लाइट से की हेल्प से तो आप कोई चीज को विजुअलाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो आप जो स्टार देख रहे हो वो 5 साल पुराना स्टार है, मतलब 5 साल पहले जो लाइट निकली थी वही आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ एनसेटन लिखा है कि, एनसेटिक लाइन को सिंपल करके लिखा हुआ है कि जब हम लोग स्टार्स और प्लैनेट को स्पेस में देखते हैं, तो हम एक्चुअली में उसको पास्ट के चीज को देखते हैं। पुराने जमाने का जो चीज, जो लाइट वहां से निकला था, वो अभी हमारी आंखों में आ रहा है। अब कोई सोचो कोई स्टार ऐसा है जो और भी बहुत दूर है, जिसको हमारे धरती पर आने में 100 साल लग रहे हैं, तो 100 लाइट ईयर दूर है। तो वो 100 साल पहले जो लाइट निकला था वो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर आज के दिन ये स्टार टूट जाए, नष्ट हो जाए, ठीक है, तो भी नेक्स्ट 100 ईयर्स तक इसकी लाइट आपको नजर आती रहेगी धरती पर,
ठीक है, तो आप नेक्स्ट 100 ईयर्स तक उसको देख पाओगे, मतलब पास्ट की चीज को हम लोग स्पेस में देखते हैं। ठीक है, आई होप इस समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो इसको पढ़ो, डाउट है तो बताना, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो देखो, व्हेन अर्थ वाज फॉर्म द टेम्परेचर वाज वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत हाई था और एटमॉस्फेयर जो था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, जब अर्थ बनाया बना था तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई था और उसमें ऑक्सीजन नहीं था। याद रखना, ऐसे टेम्परेचर इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको आप बोलते हो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ऐसे एटमॉस्फेयर इसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब कौन कौन से गैसेस वहां पर थे उस वक्त, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, सब याद करने वाली चीजें हैं। एट फर्स्ट मीथेन, अमोनिया, ये सब बने थे। ठीक है, और सिंस टेम्परेचर बहुत हाई था, अर्थ वॉज प्रेजेंट इन मोल्टन कंडीशन, अर्थ पिघला हुआ था, मतलब एक तरह सॉलिड नहीं था। ठीक है, तो सेमी सॉलिड बोल सकते हो, मोल्टन पिघला हुआ था। ठीक है, और कोई ओजोन लेयर नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन एटम से ही तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स के जुड़ने से O2 और O3 मिलते हैं। ठीक है, उस वक्त O3 भी नहीं था, O2 भी नहीं था, तो देयर वॉज नो ओजोन लेयर। और आप जानते हैं कि ओजोन लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को धरती के अंदर आने से रोकता है। तो अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो यूवी रेज भी आराम से धरती पे उस वक्त आ रही होंगी। ठीक है, और जब यूवी रेज अंदर आ रही होंगी तो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो यूवी रेज क्या होता है, रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाता है, तो यूवी रेज उस वक्त धरती पर आती थी बिकॉज ओजोन लेयर नहीं था, और उसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस होते थे, वो एनर्जी प्रोवाइड करता था फॉर मेनी रिएक्शंस एंड मेनी कंपाउंड्स वेर फॉर्म। तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते थे, जैसे कौन सा कंपाउंड, देखो जैसे वाटर वाज आल्सो फॉर्म, इसी प्रक्रिया से वाटर भी बना हो। ठीक है, तो ये भी सब थोड़ा ध्यान रखना। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कौन कौन से गैस बने थे, हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद कंपाउंड्स जो बने मीथेन अमोनिया, ये सब बने थे। टेम्परेचर हाई था, ओजोन एब्सेंट था, ओजोन के एब्सेंट होने से यूवी रेज आराम से अंदर आ रही थी, रिएक्शन हो रहा था बहुत सारा, और इससे एक एग्जाम्पल आपने याद रखना है, वाटर बन रहा था। ठीक है, ये जो वाटर बन रहा था ये इवापोरेट हो जा रहा था क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर था, तो जैसे ही पानी बनता था, ठीक है, वैसे ही वो फिर से लिक्विड से वापस गैस बन जाता था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वेपर बन जा रहा था, है ना, बॉयल होकर वेपर बन जा रहा था। वाटर दस फॉर्म्ड इवापोरेटेड एज सून एज इट वाज फॉर्म, जैसे ही बन रहा है वैसे ही वेपर बन जा रहा है। और ऐसा चलता रहा फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल तक ऐसा ही चलता रहा। ठीक है, जब धीरे धीरे धरती ठंडी हुई तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर 100 डिग्री से कम आया, 100 से कम आया, तो फिर अब लिक्विड स्टेट में वाटर मिलने लगा, गर्म पानी था लेकिन फिर भी लिक्विड था। ठीक है, देन वाटर फेल डाउन एज रेन, रेन के रूप में पानी गिरने लगा। इट कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये भी हजारों साल तक चलता रहा, और इससे आगे चलकर जो धरती में ओशंस और सीज, समुद्र और ये सब जो बड़े बड़े सागर हैं, महासागर है, ये सब बने। ठीक है, तो ये सब है। ओके, तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि ऐसा ऐसा सिलसिला चला होगा। अब ये सब अजम्पशंस है यार, अजम्पशन समझते हो, ये सब मान के चल रहे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे मान के चल रहे हैं। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अटेंडेंस काफी लो है यार, तो ऐसे तो कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल होगा, 2-3 लोग अगर आएंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं ही तुम लोग को दोस्ती पढ़ा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, अभी मैं देखूंगा, 2-3 दिन में देखूंगा, अगर नहीं आएगा तो फिर ऐसे कंटिन्यू करना मुश्किल है बड़ा। ये सब मजाक नहीं, ये सब हमको लिए बहुत सारा इसमें प्रिपेयर करना पड़ता है यार। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ाना पड़ेगा, एक लोग भी आएगा तो पढ़ाऊंगा ही मैं। एनीवेज हटाओ इसको। आओ देखो, तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन यहाँ ध्यान देंगे। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बहुत सारी थ्योरीज आएंगी। से फर्स्ट यहाँ पे जो थ्योरी आएगी उसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। ठीक है, सो लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग चीज से स्टार्ट होती है, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। ठीक है, ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है, उसमें से कुछ थ्योरीज जो सही होंगी और कुछ थ्योरीज गलत होंगी। ठीक है, और कुछ कंट्रोवर्शियल भी होंगी। ठीक है, तो जो थ्योरी है सिलेबस में पढ़ना है, और क्या। तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी, सॉरी स्पॉन्टेनियस क्रिएशन का, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन लिखा है इसमें, जनरेशन होगा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, क्रिएशन भी लिख सकते हैं लेकिन जनरेशन सही वर्ड है। ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट करती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो एंशियंट इजिप्शियंस जो थे, पुराने जमाने के इजिप्ट या मिस्र के लोग मानते थे कि जो सनलाइट जब रिवर नाइल पर, नील नदी पर गिरती है,
तो जो नदी के एनिमल्स हैं, जीव हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, ये सब उस नदी के कीचड़ से निकलते हैं। ठीक है, तो नदी के ऊपर जब ये सनलाइट पड़ती है तो उससे एनिमल्स का जन्म होता है, ऐसा वो मानते थे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अब हो सकता है उनका ये थॉट जो है ये फिलोसफिकल हो सकता है, फिलोसफी के अनुसार, मतलब सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो उससे जीवन मिल रहा है एक तरह से, ऐसा वो बोले होंगे। अब उसका ट्रांसलेशन करके ये लोग ऐसे कर दिए, ऐसा भी हो सकता है, बट अब पता नहीं क्या है। मतलब एनसीईआरटी में यही लिखा है कि उनके अकॉर्डिंग ऐसा होता था, जो कि गलत है। कभी भी नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज नहीं निकल सकती। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि इट वॉज डिस्कार्डेड बाई लुइस पास्टर। ठीक है, लुइस पास्तूर या पास्टुअर या पेस्टुअर जो बोलना है बोलो। तो एक्चुअल में इसका नाम था लुई पास्तूर पास्तूर। ठीक है। तो लुइस पास्टर जो थे, इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। बताऊंगा मैं आगे, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा रेडीज एक्सपेरिमेंट भी था, स्पेलेंजानी एक्सपेरिमेंट भी है, बट वो सिलेबस में नहीं। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है, देखो सेकंड नंबर क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। ये अलग अलग धार्मिक विचारों में अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वॉज क्रिएटेड बाई गॉड। ठीक है, भगवान अल्लाह या गॉड के द्वारा मतलब इंसान को या लाइफ को बनाया गया है। अब जैसे कि एनसीईआरटी में बाइबल का जिक्र है, तो उसमें एनसीईआरटी में लिखा है कि बाइबल के अकॉर्डिंग अर्थ वाज क्रिएटेड 4000 ईयर्स अगो। ठीक है। फर्स्ट मैन जो था उसका नाम एडम था, और फर्स्ट वुमन का नाम था ईव। ठीक है। अच्छा, दिस वाज आल्सो डिस्कार्डेड ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। तो साइंटिफिक एविडेंस इसका नहीं था, धरती जो है 4000 साल से जब भी ज्यादा पुरानी है, तो इसलिए ऐसे इनफ प्रूफ हमारे पास है कि 4000 से साल से ज्यादा है, मतलब 4000 के हमारे हमारे पास 20-30 हजार साल से का भी प्रूफ है, इनफैक्ट लाखों साल का प्रूफ है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर चुके हैं, डार्विन ने इसको डिस्कार्ड किया था। ठीक है, ये याद रखना। बट यस, मान्यताएं अपनी तरफ है, बिलीफ रिलीजन बिलीफ्स जो होते हैं वो सबके अपने अपने होते हैं। ठीक है, तो नो ऑफेंस टू दैट, सबका अपना अपना बिलीफ है। आगे देखो, नंबर 3, थियरी ऑफ पैंसपर्मिया। पैन का मतलब क्या है? पैन मतलब हर जगह, थ्रू आउट होगा यहाँ पर, थ्रू आउट हर जगह। ठीक है, स्पर्मिया मतलब स्पोर्स, तो हर जगह स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पोर्स है, जीवन का स्पोर, ठीक है, लाइफ के स्पोर्स, ठीक है, लाइफ के बीज, ये पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं और ये मूव करते रहते हैं। और ऐसे मूव करते करते यूनिवर्स में किसी तरह से, अब पता नहीं कैसे, बट किसी तरह से ये धरती पर पहुंच गए। ठीक है, सम हाउ दे रीच्ड अर्थ, एंड उनके पहुंचने से धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। और ऐसे और भी डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर चल रहे होंगे या मूव कर रहे होंगे, और जहां जहां वो जाके टक्कर खा रहे होंगे किसी प्लेनेट से, वहां वहां नया जीवन शुरू हो रहा होगा। ठीक है। सम एस्ट्रोनॉट्स स्टिल बिलीव इन दिस थियरी। तो सम एस्ट्रोनॉट्स मतलब एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, या जो मतलब स्टडी करते हैं स्पेस की, ठीक है, उनकी बात करें अगर, तो वो अभी भी इस थ्योरी को मानते हैं, और इसकी बहुत सारे प्रूफ्स हैं भी। ठीक है, से एक ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है टार्डिग्रेड, तो स्पेस में पाया जाता है, तो ऐसा है भी। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है। ठीक, तो आओ, क्या लिखा है, असम एस्ट्रोनॉट्स बिलीव इन दिस थ्योरी, आउट इट डज नॉट हैव, बट होगा ये, बट, हाँ बट लिखा है। अच्छा, बट इट डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रूफ, इसके पास सफिशिएंट, हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, बट ये कुछ लोग उस पर मानते हैं कि भरोसा करते हैं ऐसा हो सकता है, तो इस पर रिसर्च चल रहा है वैसे भी। ठीक है, तो ये हो गया थियरी ऑफ स्पेंसपर्मिया। नेक्स्ट है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। देखो, बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि लाइफ से लाइफ मिलता है। ठीक है, लाइफ से लाइफ मिलता है, इसको बोलते हैं बायोजेनेसिस, या केमिकल्स के थ्रू भी लाइफ होता है, उसको कीमोजेनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोजेनेसिस लाइफ लीड्स टू अनदर लाइफ, जैसे कि अभी भी होता है, जैसे कि अगर ये कपल है, मेल और फीमेल, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, तो इनका बच्चा होगा। ठीक है, तो ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है, एक से भी हो सकता है, अगर वो बाइसेक्सुअल एनिमल कोई हो तो वहां पे भी हो सकता है। यहाँ जैसे फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, बडिंग पढ़ा होगा, है ना, अमीबा में होता है बडिंग। ओके, तो इसको कौन प्रूफ किया था? लुइस पास्चुअर ने प्रूफ किया था। अब इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, लुइस पास्चुअर का एक्सपेरिमेंट क्या है? ओके, ठीक। देखो, लुइस पास्चुअर का एक्सपेरिमेंट, लुइस पास्चुअर टुक 2 फ्लास्क फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए। देखो, फ्लास्क ग्लास से बना हुआ था, एक फ्लास्क ये है केस 1, और ये एक फ्लास्क है केस नंबर 2। फ्लास्क है, एक फ्लास्क
ऐसा है देखो। और दूसरे वाले से केस टू का फ्लास्क देखो कैसा है, मुड़ा हुआ है ना। इसको वो ग्लास को हीट देकर बेंड कर करके ऐसे मोड़ मोड़ के बनाए। ठीक है। इसका नाम उन्होंने रखा था स्वान नेक। क्या नाम रखा था? स्वान नेक। स्वान जो होता है, एक बर्ड होता है, उसकी गर्दन के आकार का स्वान नेक। ठीक है, स्वान नेक फ्लास्क। ठीक है। और यहाँ बीच बीच में, यहाँ पर उन्होंने कॉटन की प्लगिंग की थी, कॉटन ठूस दिया था पूरा। ठीक है, कॉटन डाल दिया था इसके अंदर। ओके। और इसकी बात करें, देखो यहाँ पर क्या है, किल ईस्ट ब्रॉथ है। ब्रॉथ क्या होता है? बेसिकली ब्रॉथ लिक्विड सूप को बोलते हैं। ठीक है, वो एनिमल का भी हो सकता है या प्लांट का भी हो सकता है। यहाँ पर ईस्ट है इसके अंदर। ठीक है, ईस्ट क्या, फंगस है। ठीक है। आफ्टर सम डेज बैक्टीरिया ग्रोथ वाज ऑब्जर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पर देखा गया था। मतलब अगर ये फ्लास्क ओपन है इस तरह से, कैसा है, ओपन है, खुला हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद इस सूप या ब्रॉथ के अंदर बैक्टीरिया आकर ग्रो कर रहे थे और इसको सड़ा दे रहे थे, इसकी रॉटनिंग हो रही थी। ये रॉट कर जा रहा, सड़ जा रहा था। ठीक है। इसने चैट में क्या लिखा है? कोई बात नहीं, कोई नहीं। इधर देखो, ध्यान दो। केस नंबर टू देखो। तो केस नंबर टू में क्या देखो, ऑब्जर्व फॉर 18 डेज। इसमें क्या हुआ ना, जैसे ये तो सड़ गया कुछ दिन में ही, 3-4 दिन में सड़ गया ये पूरा। ठीक है, लेकिन ये 3-4 दिन में नहीं सड़ा, इनफैक्ट ये 18 दिन तक नहीं सड़ा था। ठीक है, तो ये इसमें अ, जो पास्चर थे ये इसको देख रहे थे, 18 दिन तक ये नहीं सड़ा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि तुमने यहाँ पर कॉटन प्लग कर दिया है, ये वो, मतलब साइंटिस्ट लोग नहीं मान रहे थे, सभी साइंटिस्ट लोग के सामने वो एक्सप्लेन कर रहे थे 18 दिन तक। ठीक है, और ये नहीं सड़ा था। तब तब क्या हुआ कि लुइस पास्चर ने क्या किया कि उन्होंने 18 दिन के बाद इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ दिया यहाँ से, तो फिर क्या होता है कि कुछ कुछ दिन में, अगले ही दिन, नेक्स्ट डे ही, यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये लिखा है कि आफ्टर दैट द स्वान नेक वाज ब्रोकन एंड देन बैक्टीरियल ग्रोथ वाज ऑब्जर्व। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है? तो ये देखो, इन दिस वे, इससे पहले इससे प्रूफ क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? इससे प्रूफ ये होता है कि ये जो खुला हुआ फ्लास्क था, इसमें बैक्टीरिया बाहर से आ रहा था क्योंकि ये खुला हुआ था। तो बैक्टीरिया आराम से अंदर आ जा रहा था और आकर इसको सड़ा रहा था और यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ नजर आ रहा था। लेकिन इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर कॉटन की प्लगिंग थी, तो बैक्टीरिया अंदर आ नहीं पा रहा था, है ना। बैक्टीरिया अंदर आ नहीं पा रहा था। और बैक्टीरिया जब आ भी, यहाँ से कोई कुछ कुछ मान लो बैक्टीरिया क्रॉस भी कर लेगा, तो यहाँ इतना आगे तक नहीं आ पाएगा। ये फोल्ड भी किया हुआ है ना, तो हवा के फ्लो के साथ ही बैक्टीरिया अंदर आ सकता है। लेकिन कितना फोल्ड यहाँ पर स्वान नेक का है, इसकी वजह से यहाँ प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रही थी बैक्टीरिया की। एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा था इस एरिया में। और क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हुआ। 18 दिन तक ये सड़ा नहीं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको यहाँ से तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो बैक्टीरिया आराम से अंदर आ पा रहा था और इसको सड़ा दिया। तो लुइस पास्चर का ये कहना था कि जो भी यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है फ्लास्क के अंदर, वो, उसका सोर्स ब्रॉथ नहीं है, बल्कि उसका सोर्स एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर का मतलब ये नहीं आसमान में, एटमॉस्फियर मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। ठीक है, वहां से कोई बैक्टीरिया अंदर आ रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया कभी इस ब्रॉथ के अंदर से नहीं जन्म ले रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ब्रॉथ के अंदर से अगर बैक्टीरिया जन्म लेता तो यहाँ भी जन्मता और यहाँ भी जन्मता। लेकिन यहाँ पे तो कोई बैक्टीरिया आया नहीं था। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया बाहर से आ रहा था, और अगर मैं बाहर के रास्ते को बंद कर दूं तो बैक्टीरिया आ नहीं पाएगा। तो लुइस पास्चर ने वही किया कि रास्ते को ही बंद कर दिया और बाहर से कोई बैक्टीरिया आ नहीं पा रहा था। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने रास्ता तोड़ा और रास्ता बनाया, मतलब इस रास्ते, फ्लास्क तोड़ा और रास्ता बनाया, तो बैक्टीरिया अंदर आने लगा और इसको भी सड़ा दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि बैक्टीरिया जो है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है, नॉन लिविंग से नहीं आता। ब्रॉथ यहाँ पर नॉन लिविंग चीज है। ठीक है, ब्रॉथ से बैक्टीरिया का जन्म नहीं हो रहा, ब्रॉथ बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। बैक्टीरिया तो एटमॉस्फियर से आ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फियर में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो अगर मैं एटमॉस्फियर से आने वाले बैक्टीरिया को रोक दूं तो ब्रॉथ नहीं सड़ेगा। समझे? तो वही यहाँ पर उन्होंने प्रूफ किया। समझे? यही है। किसी को डाउट हो तो बोलना, इसको पढ़ो। इन दिस वे पास्चर डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का ये कहना था कि नॉन लिविंग से लिविंग बन सकता है, पास्चर ने इसको डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्चर लाइफ शुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ हमेशा किसी पुरानी लाइफ से ही आ सकती है, लाइफ टू लाइफ बन सकता है, इसी को बायोजेनी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक नोट भी लिखा है।
टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या कंडीशन देखो, बट पाश्चर डिड नॉट आंसर हाउ फर्स्ट लाइफ ऑरिजिनेटेड। उन्होंने ये तो बता दिया कि लाइफ से लाइफ आ रही है और फ्यूचर में भी लाइफ से लाइफ ही आएगी, लेकिन पहली बार लेकिन कैसे लाइफ आई थी, इस बारे में पाश्चर के पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ो। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिव्स आइडिया अबाउट थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कि लाइफ चल रहा है, ठीक है, आज कल परसों चलता रहेगा, ये है कंटिन्यूटी। ठीक है, लेकिन इसकी ओरिजिन कैसे हुई, पहली बार कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पाश्चर साहब को नहीं पता था। ठीक है, बट इट हैज नो आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बात समझ में आया? ठीक है, किसी को डाउट है कुछ भी, जो चार लोग पढ़ रहे हैं हम? ओके। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है क्या, या नहीं दिख रहा स्क्रीन? चलो ठीक है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, आई होप। चैट में नो नो आया है, नो सर। एक जगह लिखो ना सारा जो भी, यस यू नो। दिख रहा है, ओके दिख रहा है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। एक मिनट यार। चलो देखो, नेक्स्ट है देखो, थ्योरी ऑफ कीमोजेनी। अब ये क्या है, कीमोजेनी क्या होता है? देखो, कीमोजेनी का मतलब हो गया केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल्स की हेल्प से कुछ जनरेशन हो रहा है, जेनी माने बनाना। ठीक है, तो इसके जो मतलब प्रपोज करने वाले यहाँ पे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हेल्डन एंड ओपेरिन। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को एक और नाम दिया जाता है हेल्डन एंड ओपेरिन थ्योरी। इसमें आपको हीरो याद रखना है, हीरो। ठीक है, तो हीरो का मतलब क्या हो रहा है देखो, एच फॉर हेल्डन, ई फॉर इंग्लैंड, आर फॉर रशिया, ओ फॉर ओपेरिन। मतलब हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे, एंड रश जो ओपेरिन थे वो रशिया के थे। ठीक है, तो इससे याद करना, हीरो से याद रहेगा हेल्डन एंड ओपेरिन, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन आता है कि कौन कहाँ का था। ठीक है, हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड एंड ओपेरिन फ्रॉम रशिया प्रपोज दैट लाइफ स्टार्टेड और ओरिजिनेटेड फर्स्ट फ्रॉम केमिकल्स इन द ओशन और सी। ठीक है, सी में या ओशन में पहली बार जीवन की शुरुआत होती है, ऐसा इन दोनों का कहना है। तो अब इन्होंने क्या बताया देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ स्टार्टेड व्हेन सम इनऑर्गेनिक केमिकल्स रिएक्टेड टुगेदर। तो देखो, समुद्र के अंदर जो पानी है, उसमें क्या बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट थे। जब ये केमिकल्स आपस में रिएक्ट करने लगे, तो उनके रिएक्शन से पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ठीक है, और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे चलकर और भी डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बने, और वही कंपाउंड्स आगे चल करके फर्स्ट लिविंग सेल को बनाए। ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं सीक्वेंस पर चलता हूँ। तो ये है फ्लो चार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखो फ्लो चार्ट ध्यान से देखना। तो फ्लो चार्ट में ये फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना, पहले क्या बना, इनऑर्गेनिक केमिकल बना, फिर क्या बना, ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट किए होंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ता है तो उससे मेल्टोज बन सकता है ना, या अब इससे कोई और भी, इससे माल्टोज बन गया। मेल्टोज क्या है, मेल्टोज एक प्रकार का डाइसेक्राइड। ये सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इससे तुम और भी बना सकते हो डिफरेंट टाइप्स के, है ना। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जब रिएक्ट किए होंगे तो उससे बना होगा प्रोटोबायंट। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, बायंट मतलब लिविंग टाइप का। ठीक है, यहाँ भी सेल नहीं बना है, बट लिविंग जैसा कुछ बना है, प्रोटोबायंट बोल रहे हैं। ये प्रोटोबायंट दो टाइप्स के थे, ये प्रोटोबायंट दो टाइप्स के थे, क्या क्या? फर्स्ट टाइप का नाम है कोएसरवेट, एंड सेकंड टाइप का नाम है माइक्रोस्फियर। ठीक है, कोएसरवेट एंड माइक्रोस्फियर। ठीक है, जो माइक्रोस्फियर है ये सरवाइव कर पाया क्योंकि इसका जो बाउंड्री था बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग बाउंड्री था। कोसर्वेट की बाउंड्री उतनी अच्छी नहीं थी, तो कोसर्वेट की का सर्वाइवल नहीं हो पाया, ये मर गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, और ये सरवाइव कर गया, और ये आगे चलकर बनाया यू बायंट, यू मतलब ट्रू। ठीक है, इसमें अच्छा डेवलपमेंट हुआ, ये बनाया ट्रू बायंट। तो माइक्रोस्फीयर से क्या बना, यू बायंट। ठीक है, अच्छा, यू बायंट जो है यही आगे चलकर जब डेवलप किया तब बनाया फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल।
इतना जाकर तब जाकर पहली बार सेल बना है, फर्स्ट सेल बना है। तो अगर कोई तुमसे बोले कि क्या मतलब यूबायंट या प्रोटोबायंट कोई सेल है क्या, तो बोलोगे नहीं, ये लोग सेल नहीं है। ये लोग क्या है, ये सेल के प्रिकर्सर्स हैं। प्रिकर्सर मतलब उसके पहले वाला स्टेज है। फर्स्ट सेल तो अभी बना है, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो पहले क्या हुआ, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर प्रोटोबायंट। प्रोटोबायंट दो टाइप्स का था, कोएसरवेट और माइक्रोस्फियर। और ये जो माइक्रोस्फियर था वो आगे चलकर यूबायंट बनाया। ठीक है। और यूबायंट से फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बना। कोएसरवेट जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल के बाद की कहानी क्या है वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इससे पहली बार इसका अगर नेचर पढ़ोगे तो ये है कीमो हेटरोट्रॉफिक नेचर का। कीमो हेटरोट्रॉफिक मतलब ये केमिकल्स को खाता था, खुद नहीं बनाता था। ठीक है। ये केमिकल्स को खाता था, आसपास के पानी में जो केमिकल्स था उसको यूज करके एनर्जी बनाता था ये। ठीक है। बनाता नहीं था, एनर्जी को यूज करता था, बनाता नहीं था एनर्जी। ठीक है। अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक है। अब इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ तो ये बन गया कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। तो पहले क्या था, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है, कीमो हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। ये कैसा है, कीमो हेटरोट्रॉफिक। और कीमो हेटरोट्रॉफिक से आगे चलकर क्या बना, कीमो ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना खुद बनाने लगा। ठीक है। ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालना शुरू करता है और उससे अपना खाना खुद बना रहा था। ठीक है। ऑटोट्रॉफ है ये। ओके। यूबाइंड बायोमोलिक्यूल, एग्जैक्टली बोल सकते हो, बायोमोलिक्यूल, हाँ बोल सकते हो। यूबाइंड बायोमोलिक्यूल है, यस, एक तरह से। या बायोमोलिक्यूल का कलेक्शन है बोल सकते हो। प्रॉपर बायोमोलिक्यूल नहीं है, उसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलकर यूबाइंड बनाए। ठीक है। तो कीमोटॉपिक के बाद क्या होता है, उसमें और भी डेवलपमेंट होता है। और अब वो लाइट यूज करके अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो देखो, पहले ये केमिकल्स को खा करके अपना जीवन बिता रहे थे, कीमोहेटरोट्रॉफिक। फिर केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना के अपना खाना बनाने लगे, तो उसको बोले हम कीमोऑटोट्रॉफिक। फिर अब केमिकल के बदले लाइट इस्तेमाल करने लगे, तो हम उसको बोले फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। और फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक जो था, ये लाइट यूज करके अपना खाना बना रहा था, उसमें फिर और डेवलपमेंट होता है। जैसे फर्स्ट फोटोट्रॉपिक जो रहा होगा वो बैक्टीरिया जैसा रहा होगा। ये सब बैक्टीरिया ही है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया ही। फर्स्ट जो सेल रहा होगा बैक्टीरिया ही रहा होगा। ये सब बैक्टीरिया ही चल रहा है अभी तक। ठीक है। यहाँ तक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया से डेवलपमेंट होता है प्रोटिस्टा का। आप जानते हो कि बैक्टीरिया क्या होता है, मोनेरा होता है ना। फिर इससे क्या बनता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से आगे चलकर देखो, फंगस भी बना, प्लांट बना, एनिमल्स बना। ठीक है। अब एनिमल्स में और डेवलपमेंट हुआ तो आपने एनिमल किंगडम पढ़ा, ये नॉन कॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में आगे चलकर मैमल्स आते हैं, है ना, मतलब फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, और आगे चलकर बर्ड्स एंड मैमल्स। ये पूरा सीक्वेंस है। फिशेस, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, तो पढ़ा ही है आपने।